कितने लोगों ने सपने देखे और कितने लोग हमारा देश आजाद होने वाला है और हम आखिरकार 200 सालों के अनगिनत बलिदानों के बाद हमने अंग्रेजों को अपने देश से भागने पे मजबूर। आखिरकार हमारी जन्मभूमि पूरी तरह हमारी हो गई। पर कुछ लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि आजादी जो है वो आजादी नहीं, एक ऐसा दर्द लाने वाली है जिसका जब न कभी भरा है न भर पाएगा। आजादी तो मिली पर हमारी जन्मभूमि को कई टुकड़ों में बांट दिया गया। क्यों? लेकिन इससे दो राजनीतिक पार्टियां खुश होने वाली थी, एक नेहरू और गांधी की नेशनल कांग्रेस, तो वहीं दूसरी तरफ जिन्ना की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। दिन था 3 जून 1947 में। ऐसा अनाउंसमेंट किया जाता है जो हिंदुस्तान का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाला था। पूरे देश में खलबली सी मच जाती है। कल तक जो ये सोच रहे थे, खुश हो रहे थे कि हम खुलकर जी पाएंगे, बदकिस्मती से उनका वही यादों भरा घर बॉर्डर की दूसरी तरफ पड़ जाता है। और वो गली जिसमें बुजुर्गों ने अपना पूरा जीवन और युवाओं ने अपना बचपन गुजारा था, वह पराया हो जाएगा। एक तरफ दिल्ली में नेहरू जी लाल किले पे खड़े होकर आजाद हिंदुस्तान की फ्लैग होस्टिंग कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इस्लामाबाद में जिन्ना फ्लैग होस्टिंग कर रहे थे। और इन दोनों के बीच बेचारे 13 करोड़ लोग भूखे नंगे सड़कों पर चले जा रहे थे अपनी अपनी जन्मभूमि को छोड़कर, जिसे 79 साल बाद भी जब आप पढ़ोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है। पर एक सवाल मुझे न जाने कितने सालों से परेशान करता आ रहा है, क्यों हमारे इस देश को टुकड़ों में बांट दिया गया? क्या गलती थी उन मासूम लोगों की जो हर रोज हमारे देश की आजादी के सुनहरे सपने देखा करते थे? और उनमें कितने ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने देश की आजादी के लिए अंग्रेजों की यातनाएं झेली होंगी? उनके लिए ये आजादी बस एक ख्वाब बन के रह गया। उल्टा इस आजादी ने उनका सब कुछ छीन लिया और आखिर में उनकी जान भी। आज भी लोग बहस करते हुए दिख जाएंगे कि ये जो पार्टीशन हुआ ये सही हुआ या गलत हुआ। क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता था जिससे पार्टीशन को रोका जा सकता था? एक्चुअल में इसका जिम्मेदार कौन? इस पार्टीशन की वजह से कितनी बड़ी हिंसा हुई थी, वो भी उस टाइम जब अहिंसा का सबसे बड़ा पुजारी लोगों के बीच था। लोगों को अहिंसा का ज्ञान देने वाला कैसे फेल हो गया? क्या ये उनकी सबसे बड़ी हार थी? कौन थे वो लोग जिन्होंने पार्टीशन करवाया? आखिरकार इस पार्टीशन के पीछे कारण क्या था? और देखिए, जब भी पार्टीशन की बात होती है, इमोशन है वो बहुत ज्यादा हाई हो रहते हैं। जिस तरीके से हमारे लिए जिन्ना विलन है, वैसे ही अब पाकिस्तान पंडित नेहरू और गांधी जी को गलत बताया जाता है। कुछ कम ये भी मानना है कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सुभाष चंद्र बोस जी होते तो जो मैटर था वो वहीं सॉल्व हो गया होता। अब अगर इस मुद्दे पे कभी किसी से बात करोगे तो हर कोई कहता है कि ये नहीं होना चाहिए था, हम तो चाहते ही नहीं थे कि ऐसा हो, सब लोग आपस में प्यार से रहते थे, ये तो नेताओं ने मजबूरी बना दी। लेकिन जब उस टाइम पर एक दूसरे को मारने काटने की बात आई तो कोई भी पीछे नहीं हटा। नफरत ऐसे थी कि 15 से 20 लाख लोगों को काट दिया गया। तो स्टार्ट होता है कराची के खरार डिस्ट्रिक्ट में एक जिन्ना भाई पूंजा नाम से एक बिजनेसमैन रहता था। और इस बिजनेसमैन के यहाँ पे 25 दिसंबर 1876 को एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम पड़ता है मोहम्मद अली जिन्ना, जो इस पूरी सिचुएशन का सबसे मेन कैरेक्टर है। जिन्ना के जो दादा थे वो पहले हिंदू थे, लेकिन बाद में इन्होंने मुस्लिम रिलीजन को अपना लिया था। इनके दादा पहले खोजा कास्ट से थे। ये लड़का आगे चलकर इस पूरी पिक्चर का हीरो बनने वाला है। तो इस्लाम की शुरुआत होती है 610 AD। प्रॉफिट मोहम्मद अपने प्रॉफिटहुड का ऐलान करते हैं और धीरे धीरे अरब में इस्लाम जो होता है वो फैलना शुरू हो जाता है। उस टाइम पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड अरब के बीच बहुत सारा ट्रेड होता था। जो ट्रेडर्स इंडिया आया करते थे उनकी वजह से इस्लाम की जो इनिशियल एंट्री होती है, वो माना जाता है कि सबसे पहली कम्युनिटी जो थी इस्लाम जिसने एक्सेप्ट किया था इंडिया में, वो केरला के मप्ला कम्युनिटी थी। लेकिन उसके बाद एंट्री होती है हिंदुस्तान में इस्लामिक लुटेरों की, जिसमें सबसे पहले था मोहम्मद बिन कासिम। ये राजा ताहिर को हराकर सिंध पर अपना कंट्रोल कर लेता है। जब 1228 साल बाद जिन्ना पाकिस्तान की मांग करते हैं तो यह भी चीज मेंशन करते हैं कि पाकिस्तान तो उसी दिन बन गया था जिस दिन मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीत लिया था। कासिम को गेटवे ऑफ इस्लाम भी कहा जाता है। इवन आज पाकिस्तान के टेक्स्ट बुक में मोहम्मद बिन कासिम को फर्स्ट पर्सन ऑफ पाकिस्तान रेफर किया जाता है। लेकिन अगर फैक्ट पर बात की जाए तो इंडिया के पार्टीशन में सबसे ज्यादा किसी का रोल था तो वो थे कट्टर मुस्लिम कम्युनिटी, इस्लामिक सोच, जो कहते हैं हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। हजारों सालों तक भारत पर मुस्लिम आक्रामकों का राज रहा। इन सालों में बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया, लूटपाट की गई, कत्लेआम किया गया और हिंदुस्तान की संस्कृति को मिटाने का काम किया। देखिए, यहाँ पे सोचने वाली बात है, जिन्ना और गांधी उस टाइम पे अंग्रेजों के खिलाफ जो आजादी की स्ट्रगल चल रही थी उससे बिल्कुल दूर थे।
और उस टाइम पे किसी ने नहीं सोचा था कि ये दोनों आगे चल के कितना बड़ा काम करने वाले हैं। ब्रिटिश रूल स्टार्ट होने से पहले हिंदुस्तान के अंदर तो मेजर रिलीजियस में बढ़ चुके थे, हिंदू एंड मुस्लिम। पर सवाल यह है कि हजारों सालों से साथ तो रह ही रहे थे, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि 20वीं सदी आते आते इस देश को टुकड़ों में बांटना पड़ गया, और हिंदू या मुसलमान उनके पूर्वज तो इसी जमीन पर पैदा हुए थे। तो फिर ऐसा क्या हो गया, इतनी ज्यादा नफरत कैसे बढ़ गई, अपनी इस जन्मभूमि को इस तरह बर्बाद कर दिया। साल था 1608 जब पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी की शिप सूरत में ये पोर्ट पर लैंड करती है। वो आए तो ये इंडिया पे व्यापार करने थे, पर उन्हें पता चला कि इंडिया में सिर्फ मसाले ही नहीं बल्कि यहाँ बहुत वेल्थ है और ये देश एक सोने की चिड़िया है। और अंग्रेजों ने भारत में मुगल, मराठा और दूसरी डायनेस्टी के राजाओं में हो रहे आपसी लड़ाई का फायदा उठाया, और यहीं से शुरू होता है फूट डालो राज करो की नीति। और इनकी संस्कृति को बदलो, लोग अपने अतीत को भूलें। फर्स्ट हाफ ऑफ 18वीं सेंचुरी तक ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने कंट्रोल में ले लेती है। अंग्रेजों ने मुगलों से एक कदम आगे बढ़कर लोगों का मानसिक कन्वर्जन शुरू कर दिया और अपना वेस्टर्न कल्चर एंड इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। तो साल आता है 1835, लॉर्ड मकाऊ इंग्लिश एजुकेशन एक्ट इंट्रोड्यूस कर देता है, जिस एक्ट में वो संस्कृत की बेइज्जती करता है, संस्कृत भाषा की बेइज्जती करता है। और वो एक ऐसी ग्रुप ऑफ इंडियंस को तैयार करना चाहता था जो एजुकेट लोग उनके लिए सिर्फ नौकर का काम कर सके, जो सिर्फ अपने स्किन से इंडियंस दिखे, लेकिन उनका काम करने का तरीका सब अंग्रेजों से ऐसा हो। लेकिन इस बदलते वक्त को हिंदुस्तान की भोली वाली जनता ने अंग्रेजों के अनुसार ढलना स्टार्ट तो हो गए, पर कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। तो फिर होती है 1857 की क्रांति। ये रिवॉल्ट उनकी पूरी एग्जिस्टेंस को हिलाकर रख देती है। उस वक्त इंडिया में कुल 40,000 अंग्रेज रह रहे थे और इस रिवॉल्ट ने उनकी आबादी को 15% कम कर दिया था, यानी 6,000 अंग्रेजों को रिवॉल्ट के दौरान मार दिया गया। और यहाँ से शुरू होता है अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई, और इसको बोला जाता है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इस रिवॉल्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है। 1857 तक हिंदू और मुस्लिम के बीच उतनी ज्यादा नफरत नहीं थी जो नफरत आने वाले 90 सालों के अंदर पैदा होने वाली है। इस रिवॉल्ट में हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ रिवॉल्ट करते हैं। इवन सारे हिंदू लीडर मिलकर बहादुर शाह 2 को अपना एम्पायर चुनते हैं। बहादुर शाह 2 का एम्पायर बनना ब्रिटिश को ये मैसेज देता है हिंदू और मुस्लिम हमारे लिए खतरा है। और साथ ही ये रिवॉल्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सिखाती है कि अगर इस कंट्री पर रूल करना है तो पहले हमें इनकी एकता को, इनकी यूनिटी को तोड़ना पड़ेगा। इनकी यूनिटी इसलिए थी क्योंकि उस टाइम मुस्लिम कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत कम थी और ये लोग हिंदू बहुल एरियाज में रहते थे। फिर इनकी मेंटलिटी चेंज होती है जब अंग्रेज 1872 का सेंसस कराते हैं, जिसमें 73.7% पॉपुलेशन हिंदू और सिखों की थी, वहीं 21.5% मुस्लिम लोग थे। अब इस सेंसस की डाटा ने दोनों कम्युनिटी के अंदर एक हलचल मचा दी। मुसलमानों को लगने लगा कि हमारी तादाद अब काफी बढ़ चुकी है, हमें अब इनके पीछे नहीं रहना, अपने खुद की लीडर और खुद की पार्टी होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं को लगने लगा कि मुसलमानों की तादाद तो काफी बढ़ गई है, और ये बात भी एक फैक्ट थी कि इनमें से मेजोरिटी वो थे जिनके पूर्वज हिंदू हुआ करते थे। वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश इंडिया का ये जो आप नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट का एरिया देख रहे हो, इसमें जो थी वो मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी वो मेजोरिटी में थी। जैसे खैबर पख्तून में 94%, बलूचिस्तान में 87%, सिंध में 71 और पंजाब में 57, बंगाल में 55% मुस्लिम थे। बाकी जितनी जगह पे वहाँ पे हिंदू मेजोरिटी में थे। ये जो सारी डिटेल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, सेंसस का जो डेटा है यही इस पार्टीशन की आगे चल के जड़ बनता है। अब देखिए काफी टाइम तक ये सारी चीजें चलती हैं। इसके बाद ईयर आता है 1903 और फ्रीडम फाइटर जो थे इन्होंने अंग्रेजों के नाम में दम कर रखा था। हिंदू मुस्लिम सारी कम्युनिटी जो थी वो एक साथ मिलके अंग्रेजों को परेशान कर रही थी, और इसमें भी सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही थी ब्रिटिश के सामने आ रही थी बंगाल से। उस टाइम बंगाल प्रोविंस जो था वो बहुत ही बड़ा, आज का वेस्ट बंगाल और असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, बांग्लादेश, उसमें जितने भी ये फेमस पॉलिटिशियन या लॉयर्स थे ना, इंटेलेक्चुअल्स, बंगाल से ही ब्रिटिश को निशाना बनाते थे। तो कहने का मतलब है कि उस टाइम पे बंगाल जो था वो रेवोल्यूशन का एक्टिविटीज का हब बन चुका था। इस वजह से ब्रिटिश जो थे इस पूरे जगह से बहुत ज्यादा गुस्सा रहते थे।